हेलो। मंत्र उच्चारण के साथ में सुनिश्चित रूप से आपने देखा है हम जब निराश हों और निराश के साथ में कहीं गुरुजन के पास जाएं या किसी प्रभु के पास जाएं तो वो नीरसता है, वो सुनिश्चित रूप से एकदम छुटकारा मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको विदित है, आप यहाँ पधारे हैं, देव भाषा का अध्ययन करने पधारे हैं, आपको पता ही है। और देव भाषा के विषय में मैं जहां तक कहूं, मैंने देखा है मेरा विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहा है, आरटेट की तैयारी कर रहा है, उसके मन में एक ही बात रहती है, वो एक ही बात कहता रहता है कि गुरुजी 10th तक संस्कृत पढ़ी है और 10th के बाद संस्कृत छोड़ दी। मैंने विद्यार्थी को देखा है जो साइंस का विद्यार्थी है और जाकर के कहता है गुरुजी कि मैं तो परमाणु अणु वाला विद्यार्थी हूँ, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला विद्यार्थी हूँ, मेरी तरफ मुझे ध्यान रखना। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, लाडले, आपको विदित होना चाहिए कि एक तरफ तो आप एक जननी कह रहे हैं, सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत। और एक तरफ तू कहता है कि गुरुजी मेरा ध्यान रखना, तुझे दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है? तुझे अपना भाव बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि पुत्रः कुपुत्रः जायते माता कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है, कुरूप पैदा हो सकता है, पर माता कभी को माता नहीं होती। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमें संस्कृत में डर लग रहा है? गुरुजी हमारा देव भाषा में ध्यान करना। एक तरफ तो उसको संज्ञा दे रहे हैं जननी की और एक तरफ डर लग रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो ना एक बार, बोलो ना एक बार, नहीं है ना? तो स्वयं आपको भाव बदलना पड़ेगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपको भाव बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं तैयारी किसको करनी है? आपको। सिलेक्शन किसका लेना है? सलाहगीर आपको बहुत रोड पे चलते मिल जाएंगे, फोकट की सलाह जिसे कहते हैं, वो मिल जाएंगे कि कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है। सलाहगीर बैठे होंगे क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना। हाँ, राधे राधे, राधे राधे पवन जी। मैं बाहर हूँ, अभी कर रहा हूँ, है ना, वार्तालाप, थोड़ा बाहर हूँ, राजस्थान में। ठीक, आपको पता है कि फोकट के सलाहगीर आपको मिल जाएंगे। सुनिश्चित रूप से उनको एक ही बात पता है कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। जब आप सिलेक्शन की दौड़ में होंगे जब भी वो सलाह दें। आप उनसे कभी एकांत मन में पूछें कि मुझे बताइए मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं, तो बस अभी कहाँ वैकेंसी है, पढ़ लियो, बहुत समय डलो। सुनिश्चितता सही है ना? बोलो एक बार, क्लियर है ना? आप आनंदमयी बैठे, आनंदमयी चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम कोई बुरा काम तो कर रहे हैं। आपको पता है मास्टर और मास्टरनी बनने जा रहे हैं, गुरुजन बनने जा रहे हैं, तो वो कौन सी बड़ा आनंदमयी विषय। और आपको पता नहीं है, जब आप बन जाएंगे ना गुरुजी, अभी तो आप आनंद में जाना है, जब गुरुजी बन जाएंगे तो फिर परमानंद में आ जाएंगे। आप एक समय में, आपकी एक दिनचर्या होगी, आपका एक कोड होगा, तो सुनिश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। क्लियर है ना बात? और सफलता जब मिलती है ना मित्रों, तो पता नहीं रहता। सफलता जब मिलती है वो कह के नहीं आती कि मैं आज आ रही हूं, पहले वो कभी कभी आपको नीरस भी करती है, और नीरसता ही क्या होता है? सफलता का राज होता है। आपको सुनिश्चित रूप से एक ही बार में प्रसाद मिल जाए नौकरी का कि आप उसकी वैल्यू समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट लग गए तो न्यो तो डागोर साहब कर लेते हैं बटन न्यो, और न्यो मतलब बड़े रमक रमक के चलते हैं। कई बार फिर मैं बुलाता हूं उनको कि क्या हुआ गुरुजी, मास्टर मन को तो मैंने तेने कौन सी तोप कर ली? ये प्रसाद है, ये प्रसाद तू प्रभु ने अच्छा समझा कि बाकी इसको तू अच्छे ढंग से भोग करेगा, इसका प्रयोग करेगा तो प्रभु ठीक है, नहीं किसी दिन तेरा क्या है, सस्पेंड करा के साइड में डलवा देगा। उनके पास सब बाण है। तो हमें सुनिश्चित रूप से, क्योंकि शीलम ही विदुषाम धनम, आपका एक टॉपिक आएगा सुक्ति, और सुक्ति में लगाएंगे हम उक्ति। सुक्ति में क्या लगाएंगे? उक्ति। उक्ति का मतलब आप समझ रहे हो, दिमाग लगाना तो पड़ेगा। बहुत खतरनाक प्रश्न है। एक प्रश्न आता है राजस्थान की तरह, पर दावा कर रहा हूं आपका यहां मंच से प्रश्न, सीधा सीधा सवाल प्रश्न, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। तो सुनिश्चित रूप से हमें बड़ा शील ही रहना चाहिए, क्योंकि उक्ति है शीलम ही विदुषाम धनम, विद्वान का परम धन क्या होता है? शीलता। और जब तक शीलता नहीं है मित्रों, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने देखा होगा
वृक्ष है, वृक्ष पर क्या लगते हैं? फल। और आप देख रहे हो वो फल जब ज्यादा लग जाते हैं तो कैसे झुक जाते हैं, और तुम लोग उसमें पत्थर देते हैं नहीं देते बताइए? तो फिर भी वो क्या कहता है, ले फल तू पत्थर देता चल। तो ऐसे ही आपको बनना है और दिमाग सेट करना है। तो मुझे जाकर के धरोहर में पढ़ना है तो पढ़ना है, पर ऐसा नहीं कैसा को पढ़ागो, कैसा जी कब तक प्रश्न होगो। तो इसलिए नहीं बनाए, मैं इसलिए बनाया हूं कि मुझे पढ़ना है। मैं एक और बात कहूं स्पष्ट शब्दों में कि कोचिंग किसी का सिलेक्शन नहीं कराती, कोचिंग किसी का सिलेक्शन, परंतु क्यों आते हैं? ये आप ही कह रहे हैं नहीं कराती, मैंने भी क्यों आते बताइए ना, बताओ क्यों आते हैं आप लोग? आप लोग इसलिए यहां आते हैं कि गुरुजनों का जो आपको मार्गदर्शन, और गुरुजनों का एक शब्द है माहौल, और गुरुजनों के द्वारा बताए गए कुछ 5 से 6 प्रश्न आपका वो सिलेक्शन कराते हैं। आपको वो किसी पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। कहते हैं ना ये सवाल तो राधे राधे सर बताए गए रे बुई आयो वजह तक किताब में नहीं मिला, तो वो सिलेक्शन कहां से हुआ? तो धरोहर में आया, वो यहां आया, उसका सिलेक्शन। क्लियरिटी है ना बात एक बार? तो सुनिश्चित रूप से गुरुजनों और आपको सिलेक्शन जिनका होता है उनको आवश्यकता भी 5 से 6 प्रश्नों की होती है, राइट है ना? बोलो ना एक बार, उनको आवश्यकता ही 5 से 6 प्रश्नों की होती, ज्यादा की आवश्यकता। और वो आकर के, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि कुछ बनना है तो माहौल तो बनाना पड़ेगा, राइट? और आप लोग यहाँ गुरुजनों के सानिध्य में माहौल में आ जाते हैं। और गुरुजन, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप संस्कृत पढ़ेंगे भी बताऊंगा, मेरी 3 उक्ति हैं, और इन 3 उक्तियों को आपने दिमाग में ठस लिया, दिमाग में सेट कर लिया, तो सुनिश्चित रूप से आपके आराम से 27 से 28 नंबर आ जाए। मैं 30 की गारंटी कभी नहीं लेता, आएंगे 30 मुझे पता है, पर मैं कभी नहीं कहता इस मंच से, कभी मैं मुझसे 30 की नहीं कहता। 30 तो वही कहते हैं कि अर्जल अगर ही छलकत जाए तो अचना और बाजे, है ना? 27 28 यदि 30 में से आ रहे हैं, कोई 90% रिजल्ट आपको दे रहा है, और क्या चाहिए भाई? बाकी मुझे पता है 30 आएंगे मेरे विद्यार्थी के, सुनिश्चित आएंगे, पर मैंने आज तक किसी मन से ठाकुर साहब नहीं कहा, क्योंकि 27 से ये तो जुगाड़ देख रहे हैं भाई साहब, रीट वाला विद्यार्थी तो जुगाड़ देखता है। और रीट क्लियर है ना बात? आप तो यहाँ बैठे हैं, मानो 150 100 बैठे हैं, मुझे 1500 की पता है। तभी मैं संवाद करूंगा, आपकी बात एक क्लियर आ जाएगी। जब मैं उत्कर्ष में जाता हूं, आपको पता होगा, मेरा तो हॉल होता है पूरा, उसमें 800 बेटियां और 800 बालक, तो मुझे पता है रीट के नस नस की, मुझे पता है बालक में कितनी दम है। तो 3 बातें हैं जीवन में, 3 बातें ध्यान करो कि प्रश्न कहां से आएगा, प्रश्न कहां से, यदि विद्यार्थी के दिमाग में गूंज चल रही है तो दूसरी बात आएगी कि प्रश्न कैसा, कहां से आएगा, कैसा आएगा। तीसरी बात आती है कि कब आएगा, आने वाला है। प्रश्न कहां से आएगा, कहां से आएगा, कैसा आएगा, ये विद्यार्थी के दिमाग में चल गई। अब प्रश्न आ रहा होगा, 2 तो क्लियर, कब आएगा, अब आने वाला है। ये अब सरकार बन गई, आपको पता है। पर एक भी बात बताने जाऊंगा आपको, बाकी प्रभु की इच्छा, कि आप सब जानते हो कि कांग्रेस कराती है 2 पेपर और बीजेपी कराती है। और देखो कितने चालाक हैं ठाकुर साहब भरतपुर वाले, और जैसे ही सब बनते ही उन्होंने पता चल गया इनको कि 1 पेपर होगा, और वहां संस्कृत का बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि एक प्रश्न जिंदगी बना सकता है और एक प्रश्न जिंदगी। और आपको पता है सबने ही 10th तक पढ़ी है, मोस्टली कुछ बच्चे होंगे जो संस्कृत लेके 11वां करते, तो इन्होंने परिणाम उधर आते ही उधर बागड़ में भी परिणाम देना चालू कर दिया। क्लियरिटी है ना बात? और मैं एक और आपसे आग्रह करूंगा, विद्यार्थी से मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि इसको एक कहावत है, चाहे पोट पाट के सिस्टम में बिठा सकते हैं, क्योंकि जाते नेतागिरी करेंगे तो विद्यार्थी तो खुद नेता है, क्योंकि उस समय उसमें रहता है बूम में, नौकरी लग जाएगी, देख लेंगे, है जागो कर लेंगे, और जब उम्र निकल जाती है ना तब दिमाग ठिकाने पर आता है। तो इसलिए एक ही बात कहना चाहूंगा, आप रीट की प्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्री माने आप, तो पूर्ण जिज्ञासा के साथ में, और मैं तो एक ही कहूंगा कि इस समय आपका निकल गया तो समय लौट के वापिस, और आप अपने मन से कहिएगा
जैसे कि अभी 2 माह में या 1 माह में रीट की घोषणा हो गई, तो ऐसा तो सुनिश्चित होने वाला है। हो गई तो आप अपने मन से कहिए कि आप कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी को, जो मेरे को पहले से जानते होंगे, उनको सब पता हुआ कि गुरुजी कभी विद्यार्थी को प्रलोभन में नहीं रखते। गुरुजी विद्यार्थी थे सीधी सीधी सटीक बात है, क्योंकि अधिगम का सर्वोच्चतम राजमार्ग क्या होता है? अभिप्रेरणा। और मैं एक ही विद्यार्थी को कहना चाहूंगा कि यदि उसको अभिप्रेरित करने वाला शिक्षक मिल गया ना, तो विद्यार्थी को पता नहीं चलेगा वो कहां तक पहुंच जाएगा। क्लियर है ना बात? तो सुनिश्चित रूप से आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप पूर्ण जिज्ञासा के साथ में, और आप तो एक ही बात दिमाग में रखें कि मुझे 150 प्रश्न, अच्छा जी बार बार वो हो रहा है ना, ये ठीक रहे। मैं इसको रख लूंगा। हेलो, मेरे जो 150 प्रश्न अब आएंगे, सुनिश्चित रूप से मुझे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने। आपको पता होना चाहिए 2011 से आरटेट की परीक्षा प्रारंभ हुई। जिन लोगों ने बस आरटेट है कर लेंगे, जिनके 90 नंबर नहीं आए, आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी। और 2011-12 में जिसके 90 नंबर भी आ गए, आज वो नौकरी कर रहा है। आपको पता है, बीच बीच में आपको पता है रीट के नंबरों से ही आया है कि नहीं आया, बताओ आपको। तो मैं तो बस आपसे एक ही आग्रह करना चाहूंगा, आप वर्तमान में जिए, ना कि भूत और भविष्य। और जो बालक और बालिका भूत और भविष्य में जीता है, वो जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि आगे है, उसको देखो ना। आगे वाला निकल जाएगा, फिर तुम भूत भविष्य को देखेंगे, क्या होगा? तो बस जो होगा वो अच्छा होगा। 2 पेपर मैं समझ पा रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, सब समझदार हैं। एक होगा तो एक की तैयारी प्रॉपरली, अब रीट की कर रहे हैं तो रीट की तैयारी करें आप सबसे पहले। और जो कि 30 नंबर की संस्कृत देव भाषा आती है, मैं आपको मन से दावा कर रहा हूं, आप यदि मेरे साथ मिलकर के अध्ययन करेंगे तो सुनिश्चित रूप से आपके मन में जो भाव था ना, गुरुजी कैसे प्रश्न हल करेंगे, आप आराम से प्रश्नों को हल कर लेंगे और आप आराम से 27-28 नंबर प्राप्त कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? भाषा समझ में आ रही है ना? कई बार नहीं आती, हमारे मारवाड़ में जाता हूं तो वो वे अपनी बोले, तो कई बार नहीं आती, तो मेरी आ रही होगी ना प्रॉपरली, बात तो समझ में आ रही होगी। क्लियर है ना बात? तो सुनिश्चित रूप से हमें फोकस 30 नंबर पर। और देव भाषा में आपको तकलीफ क्यों आती, वो भी मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि मैं विद्यार्थी को क्यों एक शब्द है काय गुरुजी जी क्यों, इसको नहीं रखता उसके दिमाग में, क्यों को पहले क्लियर करता हूं। जब क्यों हो गई ना विद्यार्थी की क्लियर, तो फिर वो पढ़ता जाएगा। आपको संस्कृत समझ में क्यों नहीं आती, ये प्रश्न ही है ना मेरा, बोलो एक बार। इसका कारण एक ही है, बोलो क्या कारण हो सकता है? बोलो एक बार, बोलो बेटियों। पढ़े नहीं। तो 10वीं तक तो पढ़ी थी, 10वीं तक पढ़ी थी ना आपने, तो आप ऐसे तो कह सकते नहीं अनपढ़ है। आपको कुछ तो पता हो कि डमरू बजाओ, कुछ तो पता है ना, कुछ माहेश्वर सूत्र होते हैं, ऐसे कुछ तो पता है ना, तो आपको अनपढ़ तो नहीं कह सकते। तो आपको कष्ट क्यों होता है, इसका कारण क्या है? आपने खोजा क्या बताओ? मैंने खोजा। जिस दिन से कलम पकड़ी उस दिन से खोज लिया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कठिन लगने का एक ही कारण है, क्या? हम जिस दिशा और दशा में जा रहे हैं, सबसे पहले उसका हमें पाठ्यक्रम मालूम होना चाहिए। और मैंने राजस्थान की दरा पर, मैं केवल बांसवाड़ा की बात नहीं करूंगा, पूरे राजस्थान की, क्यों मूलतः मेरे से ऐसा कोई जिला बाकी नहीं रहा जहां अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हों पढ़ाने की। जैसे कि दक्षिण में बांसवाड़ा है आपका, उधर आपको पता है कि मारवाड़ में बाड़मेरी, तो अंतिम फिर तो पाकिस्तान है, वहां जाना भी नहीं मुझे। तो बाड़मेर में खूब जाता रहता हूँ, ठाकुर साहब। संकल्प और सक्सेस पॉइंट कोचिंग है दोनों हमारी, प्रेम जी की और युवराज जी की। खूब अक्सर कर खूब आनंदमय जाता रहता हूँ, विद्यार्थी करता। उत्कर्ष में तो जा रहा हूँ, और तो शेखावाटी में सीकर की बात करें तो खूब जम के हमने आनंदमय कलम में खूब पढ़ाया। इधर भरतपुर में तो आपको पता ही है, और धौलपुर का तो मैं रहने वाला हूं। तो मुझे एक एक बात बताना चाहूंगा, मैंने एक ही रीजन देखा, क्या? सबसे पहला रीजन एक ही है कि पाठ्यक्रम। क्या? पाठ्यक्रम।
विद्यार्थी यदि कोचिंग में पढ़ने आया उसका एक ही कारण था कि वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। क्लियर ना बात? वो कोचिंग में आ गया, आने के बाद में वो वैसे ही संस्कृत पढ़ाने के लिए बैठा था, गुरुजी आएंगे और पाठ्यक्रम लिखवा, पाठ्यक्रम डाल के देखो आपके में संधि आएंगे, समास आएंगे, प्रत्यय आएंगे, शब्द रूप आएंगे, धातु रूप आएंगे और जो शिक्षण विधि आएंगे और जे आगो वो आगो करके जो पाठ्यक्रम पूरा। क्लियर है ना बात? बोलो ना एक बार, क्लियर है क्या? आप इससे संतुष्ट है ना? मैं जो कह रहा हूं हो गया। अब उनका बड़े आनंद में रम रम करे वर्ण विचार चले। 5-7 दिन वर्ण विचार चल के दूसरे दिन वो टॉपिक पढ़ाएंगे कौन सा? संधि। कौन सा? और जीवन में तुमनु का पढ़ो आज तक संधि? बोलो ना एक बार। जीवन में आपने 6 से 10 तक संस्कृत जो पढ़ी थी, राम के रूप, पटधातु के रूप और संधि के अलावा चौथा टॉपिक आया होगा? बोलो ना एक बार। नहीं आया ना? बात क्लियर है ना? बोलो ना एक बार। अब वो संधि में रम रम के आनंद से चलेगा मामला, और उसमें वो 20 दिन फोड़ देंगे 1-1 घंटा की क्लास में। अब आप बताइए कि संधि को वो गुरुजन 20 दिन में करा रहे हैं, बाकी टॉपिक्स के लिए भी कितने दिन चाहिए? नहीं, 20 दिन में उन्होंने एक टॉपिक संधि कराया। कितने कराया? 20 घंटे में संधि कराई। क्या कराई? और बाकी अपेक्षा शिक्षण विधि भी हैं और भी टॉपिक हैं। अब उनके लिए भी समय चाहिए, तो मैं समझ रहा हूं 2 से 3 बार रीट निकल जाएगी। बोलो ना एक बार। बोलो ना एक बार। सेटिस्फाई मेरी बात से? अब वो क्या करेंगे? संधि हो गई। अब जिस चीज को तुम पढ़ने के लिए आए थे, जैसे छंद का एक प्रश्न आता है, आज तक आपने नहीं पढ़ा, और राजस्थान की दरहा पर 100 में से 90 विद्यार्थी उसको गलत करते। बोलो करते हैं क्या? अब आप जिस छंद को पढ़ने के लिए आए थे, गुरुजी धातु रूप क्या होता है हमें पता ही नहीं, उसको पढ़ने के लिए आए थे, संधि में निकाल दिया समय। उसके बाद 20 घंटे संधि में चले गए, 8 से 7 घंटे वर्ण विचार में चले गए, 28-29 घंटे चले गए। कोचिंग वाले ने कहा है, और पाठ्यक्रम का समयावधि भी होती है कि वो 50 से 55 घंटे में थी कि संस्कृत है ही। अब वो क्या करेंगे कि बचे 28 घंटे गए, अब 28 में शिक्षण विधि भी करानी है, फिर वो क्या करेंगे? धातु रूप भी कराने हैं, और बीच बीच में संधि जब आपको कराएंगे तो सूत्र और पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और तब तक सूत्रों को पढ़ते हुए तुम्हारा दिमाग घायल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे गुरुजी इस सूत्रों को क्यों पढ़ा रहे हैं? और मैं उन गुरुजियों से भी कहता हूं कि इन बालकों को क्यों परेशान कर रहे हैं? जब सूत्र कहीं आ रहा ही नहीं तो उनको क्यों बता रहे हो? बोलो ना एक बार। आप एक दिन कहेंगे गुरुजी या तो हम चले जाएं या तुम चले जाओ। बोलो बात क्लियर है क्या? अब 28 घंटे में संस्कृत में, अब वो क्या जुगाड़ देखेंगे कि छंद डालो, छंद। अब छंद जो समय लेना चाहिए, तुमको समझाना चाहिए, वो बात नहीं समझाई और छंद हो गया। लो ये 2-3 पन्ने की फोटो स्टेट के उदाहरण है, इनको रख लेना। अरे यार वो पन्ने ही लेता तो घर निमन किताब डली है उसके लिए। फिर एंड में बात आई शिक्षण विधि की। अरे काय के बहते क्लास में बह लेनी है क्लास, वो डागुर साहब ने कही है, फिर भरतपुर मुंह चल रही है, बह लेनी है। तुम्हें विद्यार्थी बेचारा कोरा कागज होता है, नो तुम्हें सेट कर कराए के पन्नन दे जाएंगे। अरे यार वो पन्ने ही पढ़ रहे हैं शिक्षण विधि के, तो वो जो क्यों आज? बोलो क्लियर है ना बात? तुम्हें इसलिए कष्ट होता। बात क्लियर हुई? और एक ही बात कहना चाहूंगा, रीट के विद्यार्थी को पाठ्यक्रम यदि ढंग से समझा दिया तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार पिताजी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते हैं और वर मिलने के बाद में कहते हैं कि मेरा आधा विवाह हो गया, वैसे मन से दावा कर रहा हूं कि यदि आपका पाठ्यक्रम ढंग से जिसने समझा दिया तो सुनिश्चित रूप से 30 में से 15 नंबर क्लियर। क्योंकि प्रश्न कहां से और प्रश्न कैसा? विद्यार्थी तो इसलिए तो आया है, इसको घर बैठ के नहीं पता था कि कहां से आएगा, कैसा आएगा। और जब ये दोनों बातें इसको पता चल जाएंगी तो जवाब तो वो स्वयं देने लग जाएगा। आपको विदित होना चाहिए, जब 4 ऑप्शन आते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो 2 तो पहली साइड में हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं ना? 2 ऑप्शन है, उन पर आपको डिस्कस करना है। जब आपके दिमाग में थ्योरी होगी, आप पढ़े होंगे, तो आप जवाब देंगे या नहीं देंगे? बताओ। आंखों आंखों में प्रश्न हल होगा या नहीं होगा? क्लियर है ना बात? तो आपको डर इसलिए लगता है। और एक और आग्रह मेरा आपसे कि मेरा विद्यार्थी नास्ति को समझता है अस्ति और अस्ति को समझता है
बोलो क्लियर है क्या? सच बताओ ना, मैं आपसे मेरा कोई संवाद हुआ क्या? नहीं हुआ ना। नास्ति गुरुजन तो कह रहे हैं कि नहीं है, इसमें से नहीं है, और तुम बस बाई नाम जानते हैं। बोलो क्लियर है ना? लंबा सा टिक करके और फिर बाहर निकल के जब आएंगे तब यहाँ खुजार आएगी। गुरुजी ने तो कहा था यार जी, क्या यहाँ किसी कोई नहीं खुजाएगा, देखो यहाँ, क्योंकि माइंड तो यही है। बात क्लियर है ना? बोलो एक बार। और मेरा आपसे एक और आग्रह है कि नास्ति वाने होता है नहीं, और अस्ति वाने है। बात क्लियर समझे? और एक और बात बता, विद्यार्थी 1 साल 2 साल 1.5 साल, अभी मैंने कोर्स की बात नहीं करी, ये आपके जीवन की बातें कर रहा हूं, अगर तुम्हें पहले उससे तो निकालूं मैं, तुम कहां झंझावट में चल रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। कोर्स तो करेंगे। एक और बात, विद्यार्थी की एक बात मैंने और देखी है, क्योंकि लाडली आपको पता है मैं अक्सर कर आपकी परीक्षाएं होती हैं तो जब ड्यूटी भी देता हूं, व्यवस्थाएं भी देखता हूं, 1 से 1.5 साल वो तैयारी करेगा, ठीक है ना, कष्ट सहन करेगा। आप आज ऑटो के माध्यम से या यहाँ रह करके रोटी बना रहे हो, बहुत कष्ट सहन करता है। अब जो 2.5 घंटे के पेपर में उसको ऐसे लगता है कि कब कब जाते बाहर निकल जाऊं, मतलब उस हॉल से इतनी जल्दी करेगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी ही करके इससे मैं बाहर जाऊं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, बार बार मेरा आग्रह है कि आपने घर से रह करके 2 साल गुजारी, घर से बाहर रह करके 1.5 साल गुजारी, पर अब आपको इतना सब्र नहीं है कि आप उसको ढंग से पढ़ें? नहीं है ना? आप इतनी जल्दी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा आग्रह, बड़े शांतमयी तरीके से, और जीवन में ध्यान करो, परीक्षा एक शब्द अच्छा है, उस समय कोई किसी का नहीं होता। परीक्षा कहते किसे है, कौन बताएगा? मुझे उम्मीद आप में से कोई भी नहीं बता पाएगा, 1 आध 2 बच्चे बता दे तो बता। परीक्षा किसे कहते हैं? क्योंकि परीक्षा देने जा रहे हैं, मुझे पता है कोई नहीं बता पाएगा। बताओ बताओ, 2 भी बता रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है। बताइए परीक्षा क्या है? आप देने जा रहे हो ना, नीट की परीक्षा है। मेहनत, मेहनत का परिणाम परीक्षा है। मेहनत तो कहीं और भी कर लो, मुझे पता है। नहीं बता, तुम्हारी दोस्त नहीं है, मैं बताऊंगा। अभी आपको मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में जो कुछ रखा है, मतलब जो गंदी चीज, वो तो बाहर निकली। मैं विद्यार्थी को एकदम सार्थ रखता हूं, एकदम। मैंने एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मन से दावा है मेरा, आपके मन में जो भाव आए आप बोले। वैसे भाव कुछ नहीं आएंगे, जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो एक एक बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्यों को लेके मैं पहले चलता हूं, ये क्यों कर सकता हो जाए, क्लियर कर। तो परीक्षा क्या, आपको विदित होना चाहिए कि भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4। पर इन कौशलों के अलावा कुछ ही नहीं। बोलो है क्या? पूरी व्यवस्था कौशलों पर आधारित है क्या? क्लियर है ना? आप सुनना, आप मेरी बात सुन रहे हो, मन में भाव आ रहे हैं, फिर उसको बोल रहे हो। उसके बाद में आप दोनों से तथ्यात्मक रूप से एकदम सही हो गए, तो फिर आप पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद में पहले गुरुजी की बात सुनी, बोलो आपने गुरुजी की बात सुनी ना? सुनने के बाद में आपके मन में भाव आया, वो बोला, राइट? दोनों के बाद में आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए, फिर आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद में आपने लिखा। पूरी प्रक्रिया हो गई। बोलो ना एक बार, पूरी प्रक्रिया हो गई क्या? आप मेरी बात सुनी, उसके बाद आपने मन में भाव आया, वो पूछा, उसके बाद में आपने घर जाकर के पढ़ा, और उसके बाद में जब रीट की परीक्षा हुई उसको लिखेंगे। बोलो क्लियर है ना? बोलो ना एक बार। तो परीक्षा क्या है? 4 कौशलों की उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसका आयोजन किया जाता है? कौशलों की उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिसका आयोजन किया जाता है, वही क्या है? वही क्या है? बोलो क्लियर क्लियर। हमारा जो पठन पाठन है वो किस पर टिका हुआ है? कौशलों पर ही। क्लियर है ना बात? तो एक एक बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और कोई बात आई आपकी? आप तो बस आनंदमयी अपने सभी सखा और सखियों को जोड़ करके रखें, क्योंकि आपको पता है कि इधर इतना दूर में आया हूं, 800-900 किलोमीटर कल का चला हूं, बस से आया हूं,
तो इसमें झमाझम मामला तो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए ना। और आपको पता है कि एक प्रश्न जिंदगी बना सकता है और एक, तो आपके सखा सखी से कह देना कि सुनिश्चित रूप से मैं आपका आनंदमयी पाठ्यक्रम करा। मेरे एक सिद्धांत है विद्यार्थियों, मैं या तो किसी से वो नहीं करता डील, डील का मतलब समझौता माने या वार्तालाप नहीं करता। ठाकुर साहब से बार बार संवाद हुआ, इन्होंने आग्रह किया तो कर लिया मैंने, और अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। अब किससे संबंध है? क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी यदि तकदीर बदल जाएगी और आपके माता पिता के जो आंसू एक दिन खुशी के वो निकल जाएंगे, तो मेरा आना तो सार्थक हो गया। बोलो क्लियर। और जीवन में मेरा एक ध्येय बिंदु रहा है मित्रों, ठाकुर जी के आशीर्वाद से बस मेरा विद्यार्थी है। अब ठाकुर साहब से मेरा कोई कोबो नहीं, इनसे तो जो संवाद था बस आना है, बस भी पता चल गया क्यों बसें तो मुझे पता है जीवन में 12 साल बस में ही गुजर रही है। अब तुम आप और, क्योंकि हम होंगे और तुम होंगे, तो बस मेरा आग्रह है कि सब लोगों को एक बार इसमें झमाझम आनंद तो आना, क्योंकि कहीं तो 12 से 14 से हो, पर कम से कम 2-3 से में झमाझम आनंद तो आ जाना चाहिए। बोलो क्लियर है ना बात। और एक दावा कर रहा हूं मंच से, पाठ्यक्रम एक एक बिंदु सहित आपका और शिक्षण विधि सहित, किस सहित आपको पता ही होगा पूरा पाठ्यक्रम मैं ही करवाता हूं, ए से जेड तक, नो कोई मेरे में शिक्षण विधि भी मैं ही करवाता हूं। आपको पता होगा व्याकरण बहुत से करवा जाते हैं चलते हुआ, पूरा ए से जेड, और मेरे में ना कोई अन्ना होगा ना कोई पन्ना, ना कोई अन्ना और ना कोई पन्ना। बात क्लियर हुई। तो आप सब लोगों को एक बार मित्रों को, कल मुझे लग रहा था ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ये वे कहाँ रहे होंगे, ऐसा हो जाता है बच्चों को, तो ये आप डोंट वरी, चिंता से मुक्त रहें। अब मेरा और आपका संबंध है, और मेरे आपके एक संबंध है कि मुझे आपकी तकदीर बदलनी, आपके जो माता पिता की खुशी के आंसू वो एक दिन देखने को मिलेंगे, तो बड़ा आनंद। क्लियर हुई बात। तो आप दिमाग से बात निकाल लें, आपका पूरा पाठ्यक्रम बड़े आनंद और उत्साह के साथ में हम सब मिलकर के करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। धरोहर से तो जो था वो हो गया, क्लियर है ना बात। अब तो बस आपको पढ़ना है और पढ़ाना है, पठनम पाठनम, हमें मिलजुल करके मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत से पहले घबरा जाता है उसकी कभी नौका। बस ठान लिया है मुझे बनना है। बांसवाड़ा बाड़मेर इसके विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं बात कहना चाहूंगा भरतपुर धौलपुर की, वे तो का है कि सिस्टम में जब सेट करते हैं आगे आ जाओ सब ठीक, जैसे रीट की भर्ती की घोषणा आ जाएगी तब भी कोचिंग बैठाएंगे। और इधर की विद्यार्थी मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, मैं आपको बताऊं बाड़मेर, बांसवाड़ा, इधर के विद्यार्थी, प्रतापगढ़ के सर तैयारी बरकरार रखते हैं, और शिक्षक भर्ती में तभी तो सफलता हासिल करते हैं। अभी सेकंड डेट में, रीट में, संस्कृत में अच्छे लोगों की सिलेक्शन हुए इधर से। तो बस आप जज्बे के साथ में, और आप मन में कोई संकुचितता मत रखें, आपको कोई भी प्रश्न हो मेरे से संबंधित हो, तथ्यात्मक जरूर होना चाहिए, बाकी तुम कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी एक एक बात क्लियर करता हूं। तो बोलो क्लियर हुई बात। यहां तक किसी को कोई समस्या बाकी नहीं आएगी। और अब चलते हैं, मूल बातें की और पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं। अच्छा हवा जी थोड़ा सा सिस्टम है पता जो, आएगा बस आ गया। तो कई बार क्या है कि वो अलग अलग होते हैं ना पैनल्स। और एक और बात जो हम दिमाग में सेट कर लें कि मैं जब समझा रहा हूं तो किसी को लिखना नहीं, ये मेरी क्लास के नियम है। सबसे पहले मैं विद्यार्थी को पूर्ण आनंद के साथ में समझाता हूं, उसके बाद में उसका दोहरान कराता हूं, उसके बाद में उसको लिखाता। तो मुझे कोई लिखता हुआ मिल गया तो मैं उसको विदा भी वजंदी कर देता, तो जा लिख, क्योंकि आपको पता है इसको तो घर वाले भी हिस्सा कर सकते, हिस्सा तो काम तो कहां से चलेगा। क्लियर है ना बात। तो बड़े जिज्ञासा के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिएगा प्यारे मित्रों, संस्कृत देवभाषा के आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम किसकी पर चर्चा कर रहे हैं? पाठ्यक्रम। क्योंकि मैंने एक उक्ति कही थी कि जिस प्रकार पिताजी अपनी बेटी के लिए वर की तलाश करते हैं, वर मिलने के बाद कहा जाता है आधा विवाह हो गया,
उसी प्रकार संस्कृत का पाठ्यक्रम विद्यार्थी को ढंग से समझा दिया तो उसके 15 नंबर क्लियर, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि प्रश्न यहां से आएगा और प्रश्न ऐसा, और मुझे ऐसे जवाब देना होगा। फुल क्लियर है ना बात। अब देखिएगा 30 प्रश्न आएंगे लाडले। कितने प्रश्न? 30। और 30 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 1 अंक का। तो 30 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 30 अंक। क्लियर। अब 30 प्रश्नों को राजस्थान सरकार ने कितनी यूनिट में बांटा है? 6। कितनी यूनिट? 6। क्लियर है ना बात। 30 प्रश्न, 30 अंक, 1 प्रश्न, बोलो ना, यहां तक क्लियर। कितनी यूनिट है? यहां तक क्लियर। अब देखिएगा विद्वान ने एक बात कही कि 15 प्रश्न हैं, वो किससे संबंधित हैं? लाडलियों किससे संबंधित हैं? और 15 प्रश्न किससे संबंधित हैं? शिक्षण पे। किससे संबंधित? राइट बोलो एक बार। शिक्षण विधि। परंतु ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा 30 प्रश्नों का आकलन हुआ। मैं एक ही बात कहता हूं विद्यार्थी से, क्या कि प्रिय विद्यार्थी, तेरे लिए जो विद्वान ने 15 प्रश्न व्याकरण के रखे हैं, वो 15 न आकर के तुम स्वयं कहेंगे कितने आते हैं? कितने आते हैं? बोलो आते हैं क्या? और 12 से 10 किसके आते हैं? आते हैं क्या? बोलो एक बार। क्लियर है ना? इससे आप संतुष्ट हैं? परंतु ऐसा क्यों? ऐसा विद्वान ने 15 प्रश्न व्याकरण की कहा है और 15 प्रश्न शिक्षण विधि के। तो ऐसा क्यों? मन में भाव आ रहा होगा कुछ लोगों की। ऐसा इसलिए कि मित्रों, कुछ आधारभूत प्रश्न होते हैं जिन पर हम टिके हुए हैं, जिन पर व्याकरण टिकी हुई है, जो दोनों में काम आते हैं। जैसे आज संस्कृत के व्याकरण के त्रिमुनि नहीं होते तो आज हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे होते। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षण का भी पार्ट है और व्याकरण का। क्लियर है ना बात। जैसे कि विद्वान ने कहा उपसर्ग कितने होते हैं, क्योंकि ऐसा, हाँ 22 होते हैं, पर ऐसा कहीं पार्ट में तो नहीं है। वहां तो सीधे सीधे एक गद्य आएगा और एक पद्य। क्लियर है ना बात। एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा। हाँ ठीक है। एक गद्य आएगा और एक क्या आएगा? पद्य। क्लियर है ना बात। तो बात हुई 18 से जो 20 प्रश्न है, कहने का मतलब 3 से जो 5 प्रश्न है व्याकरण की मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाए, उनका दोनों में आनंद है। उधर वो व्याकरण का भी पार्ट है, उधर वो शिक्षण विधि का भी पार्ट है। क्लियर है ना बात। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक शिक्षण जब हम पढ़ाते हैं तो एक व्याकरण शिक्षण भी होता है। बोलो होता है क्या? होता है ना। क्लियर है ना बात। तो समझ चुके। अब 30 प्रश्न कितने अंक के? बोलो कितने अंक के? एक प्रश्न कितने अंक का? विद्वान ने कितनी यूनिट्स? 6। 6 में विद्वान ने 15 प्रश्न किसके? व्याकरण। 15 प्रश्न किसके? परंतु 18 से 20 किसके? और 10 से 12। बोलो क्लियर। अब देखिएगा, अब बात आती है मित्रों, प्रथम यूनिट है, उसमें एक क्या आता है? गद्य लाडलियों। और एक क्या आता है? बोलो बात यही है ना। अब एक गद्य और एक पद्य। अब मैं कहना चाहूंगा विद्वानों, आप स्वयं इस राह से कहेंगे, जो संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान होते हैं उनसे मैं एक ही आग्रह करता हूं कि जब गद्य से 5 प्रश्न आ रहे हैं, पद्य से 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों को उन सूत्रों से क्यों डर पा रहे हैं? इनमें क्यों भय बना रहे हैं? बताइए क्यों भय बना? इन्होंने कौन सा आपसे कर्ज ले लिया है? सूत्रों को थोप करके फिर ये कहने लग जाए गुरुजी हम हाथ जोड़ रहे हैं, गैया है तुम्हारी। ऐसा क्यों कर रहे हैं इनके साथ? सचिन बोलो ना एक बार। जब कोई चीज हमारी उपयोगी नहीं है, इन पर पुस्तक है ना, ये क्यों आए यहां? आज क्यों आए आप? धरोहर में क्यों आए? तो क्या आपके मन में जिज्ञासा थी कि मुझे 4 से 5 प्रश्न गुरुजी मिल जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन? बाकी तो मैं घर पढ़ रहा हूं और पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि घर बैठ के नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन ऐसी। बात क्लियर है ना।
तो मैं उनसे एक ही आग्रह करता हूं, तो आपने क्यों बच्चों को डर पाए? देखिएगा, हम आनंदमयी अध्ययन करेंगे, एक सूत्र का कहीं भी सदुपयोग और काम हो जाएगा कि तुम होंगे और हम होंगे, वहां तुमने प्रत्यय होगा। पता है कौन सा प्रत्यय भी है ना? हम होंगे और तुम होंगे, कौन सा प्रत्यय होगा? तुम। हम होंगे और तुम होंगे, तुम और तुम, पटे तुम, गन तुम, दृष्ट तुम, लेके तुम, चले तुम। आजा, प्रश्न ही तो आएगा, क्या लेके जाएगा? सही होके जाएगा भाई, प्रश्न ही तो आएगा, आजा ना, बैठे। और मित्रों, एक और बात कहना चाहूंगा, जो प्रश्न पत्र बना रहा है वो भी कोई विद्वान है, क्या विदुषी है, तो हम जैसा ही कोई सखा रे सखी है। वो बुद्धि रखता हुआ 17% किसी प्रश्न को टिकाने की, जैसे मैं कह देता हूं यहां से आएगा, तो वो 17 रख रहा हुआ तो मैं 18 रख रहा हूँ या 16 रख रहा हूं। बोलो क्लियर है ना? तो कोई सरकारी खेमे का ही आदमी बनाएगा तो बनाए ला आजा, कहां से आएगा प्रश्न पत्र, कहां से आएगा? मना, तू जितना रखता है उतना मैं भी तो बुद्धि रखता हूं, नहीं रखता ना? बोलो क्लियर है ना? तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, प्रश्न पत्र यहां से मिलेगा, सुनिश्चित मिलेगा। आज तक जिस विद्यार्थी ने एक ही बात कही है, गुरुजी पता नहीं है, आप कहते हो यहां से आएगा, बस वहीं से आएगा। वो आता क्यों है? क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी। और प्रिय विद्यार्थियों को और बात बताना चाहूंगा, आप लेवल 1 या लेवल 2 जो भी हो, 6 से 10 तक संस्कृत होती है, और 6 से 10 की संस्कृत है, उससे संबंध तो मेरा रोजाना का है। बोलो है क्या? तो जो मैं रीडिंग कर सकता हूं वो और रीडिंग कर सकता है क्या? क्लियर है ना? मैं आपका मार्गदर्शन करने आया हूं, बाकी प्रधानाध्यापक पद सुशोभित कर रहा, प्रधानाध्यापक हूं मैं, बिल्कुल आप जैसे सखा और सखी 12 का स्टाफ है, आनंदमयी विद्यालय चल रहा है। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको आनंदमयी एक शिक्षण के लिए यहाँ पर आ रहा हूं। तो मुझे, मेरा जो संबंध है रोजाना पुस्तकों से, वो किसी और का हो सकता है क्या? और एक और बात बताना चाहूंगा, अभी 6 से 8वीं तक की जो पुस्तकें आ रही हैं, अगले सेशन में आएंगी, तो SIRT NCERT उदयपुर बनाती है, उसमें पैनल में मेरा नाम है, तो सुनिश्चित रूप से आपको अगले सेशन में वो नाम भी देखने को मिलेगा। बाकी मेरी आपको पता होना चाहिए, पुस्तकें चल रही हैं, आपको पता होता। सिकवाल की पुस्तक पढ़ी है किसी ने? सिकवाल में राइटर मैं ही तो हूं, सिकवाल की जो पुस्तकें आती हैं मैं ही हूं, संस्कृत, दक्ष, सिकवाल इत्यादि। तो आपको कहीं टेंशन लेने वाली बात, क्लियर हुई बात? तो अब देखिएगा, एक गद्य आया और एक क्या आया? पद्य। और गद्य से कितने प्रश्न आएंगे? कितने आएंगे बोलो? गद्य से कितने प्रश्न? 5। और पद्य से कितने प्रश्न? 5। यहां तक क्लियर बात हुई। परंतु मेरा विद्यार्थी बहुत दुखी है। क्यों? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक गद्य और एक पद्य प्रश्न कितने आए? 5। कितने आए? 5। क्लियर है ना? विद्वान ने आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें अलग टॉपिक्स रख रखे हैं, इसमें भी, पर इन दोनों को मिलाकर के दोनों में जो प्रश्न आते हैं, टॉपिक कितने हुए? 12। कितने प्रश्न हुए? मेरा विद्यार्थी एक ही बात कहता है, गुरु जी टॉपिक हैं 12 और प्रश्न कितने का आ रहे हैं? गुरुजी तो कह के चले गए, संधि आएंगी, समास आएगा, शब्द रूप आएगा, धातु रूप आएगा। मैं क्या करूं? संधि मैंने अच्छे से पढ़ ली और संधि का प्रश्न नहीं आया, क्योंकि टॉपिक कितने हो गए? 12। बोलो टॉपिक कितने हो गए? बात क्लियर है ना? आपके पाठ्यक्रम में ही लिखा हुआ, मैंने तो नहीं लिखा। टॉपिक जब आपके 12 हैं और प्रश्न कितने आएंगे? 5। पहले इन 5 की बात, फिर उन 5 की अलग करेंगे। कितने आएंगे? 5। और प्रश्न और टॉपिक कितने? 12। संशय की बात है क्या? बोलो एक बार, बोलो ना एक बार। गुरुजी मैंने धातु रूप अच्छे से पढ़ लिया और मुझे एक भी नहीं मिला, क्योंकि प्रश्न कहां से और प्रश्न कैसा, ये तो मैं बताऊंगा ना कहां से। बोलो क्लियर है ना एक बात? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां क्या है, टॉपिक के नाम बताऊं, संधि, समास, और क्या है? प्रत्यय, छंद, उपसर्ग, अव्यय, शब्द रूप,
विभक्ति धातुरूप लकार या क्रिया कारक समय ज्ञानम संख्या ज्ञानम। और बताइए आपको कोई ध्यान हो तो। संधि, समास, प्रत्यय, छंद, उपसर्ग, अव्यय। और बताइए, तुम बताइए। और हाँ, और बताइए। हाँ हाँ, और बताइए इसके अलावा। और कोई टॉपिक रह गया है कि बताओ एक बार, बताओ। क्या हो गया? समय ज्ञानम का अर्थ क्या होता है? घटक ही तो होती है। और बताइए। अब देखिए लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में क्या है, लेवल 1 में क्या है क्या? बोलो एक बार। लिंग ज्ञान, लिंग का ज्ञान। ऐसा कभी कभी विद्वान क्या करता है, जब कोई प्रश्न नहीं बनता तब क्या पूछ लेता है? लिंग ज्ञान। और मैं आपको बताऊं कि लिंग हुआ, समय हुआ, संख्या ज्ञान हुआ, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि आपको जो अनवर्त पढ़ाया जाएगा ये बीच बीच में क्लियर होते जाएगा। बात क्लियर है ना? इनका कोई ऐसा लेखा जोखा वाला मामला नहीं है। मैं बच्चों को बीच बीच में बताता चलता हूं। जैसे इससे पहले रीट में एक प्रश्न आया था, मंदिराणी शब्द लिंगम अस्ति, मंदिरम शब्द लिंगम अस्ति, ऐसा कुछ आया था। अब मंदिरम आपको पता है, जलम हुआ, फलम हुआ, ज्ञानम हुआ, मंदिर हुआ, पत्रम हुआ, पुष्पम हुआ। क्या है ये सब? नपुंसकलिंग। कैसे शब्द है? कैसे शब्द है? तो इनके लिए कोई ऐसा विशेष तो वो नहीं है कि मानो कि इनके लिए कोई विशेष हो, विशेष हो तो ऐसे शब्द भी यदा कदा पूछ लेता है विद्वान। क्लियर है ना बात? जब कुछ नहीं बनता, जैसे एक शब्द है संधि, कौन सा, कौन सा लिंग है? मुझे उम्मीद है आप में से 90% लोग गलत बताएंगे। 90% लोग क्या बताएंगे? 90% लोग गलत बताएंगे। 10 बता दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी गलत बता। संधि में कौन सा लिंग है बताए? स्त्रीलिंग। बहुत अच्छी बात। एक बार हाथ करें स्त्रीलिंग। करो ना, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना। सही तो बताने में आया ही हूं। जब तक आप आपके मन में गंदी जो चीज है, गलत चीज है, वो नहीं बताएंगे स्त्रीलिंग, तो और के मन में का नोटा है, एक नोटा भी चालू हो रहा है ना। अरे यार बताओ ना, कैसी बात कर रहे, बताइए ना एक बार। अब देख लो, आपसे ही मैंने कहा कि 90% गलत बताएंगे। मेरी बात सही थी क्या? बोलो सही थी क्या? यहां तो 100 के 100 ही गलत बता रहे हैं। इससे ही कहते हैं अनुभव। क्या कहते हैं? जब अनुभव से शब्द जाता है ना तो उसमें गूंज होती है। क्या होती है? और तुम किसी को कड़ा कर दो तो जब लकड़, जब आवाज आएगी ना तो वो ऐसे आएगी, चिप 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 होती थी ना पहले, गाना चिपक जाता था। तो बात जब अनुभव का जो शब्द आता है, मैंने कैसे कह दिया 90 बाहर जाएंगे? बताइए, आपके सामने की बात है। क्योंकि मित्रों आप तो 200-250 है, जब 14 से 15 से लोगों को मज करके रखना पड़ता है तो वो दिमाग में पूरी थ्योरी रहती है। क्लियर है ना बात? तो संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग। एक बात दिमाग में रखो, आगे जब पढ़ाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में संधि हुआ, निधि हुआ। निधि, निधि आ गया ना, 100 में से राजस्थान के 99 बाहर जाएंगे कि निधि तो स्त्रीलिंग है, क्योंकि कुछ तो पत्नियों के नाम होंगे, कुछ बहनों के नाम होंगे। समझ रहे हो बात? परंतु मैं कहता हूं कि संस्कृत बहुत टेढ़ी चलती है, सिद्धांतों पर चलती है, हिंदी भटकाम में चलती है। हिंदी क्या करती है? भटकाती है। और संस्कृत पॉइंट टू पॉइंट बात करती है। संधि, निधि, विधि, प्रधि, ये शब्द कैसे हैं? सब पुल्लिंग शब्द। क्लियर बात हुई? बाकी चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, मोस्टली शब्द है। अब 12 टॉपिक्स हुए, 12 से 13 टॉपिक्स हुए। प्रश्न कितने आ रहे हैं गद्य में से? 5। कोई सूत्र का मामला आया क्या? नहीं आया। अब देखिए विद्वानों, सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूंगा। क्या? संधि। क्या? संधि। संधि के कितने प्रश्न आएंगे? तो देखिएगा, इधर हुआ गद्य और इधर हुआ क्या? प्रिय विद्यार्थियों, संधि का गद्य में प्रश्न आएगा 1,
और पद्य में संधि का प्रश्न आएगा क्या, 1। और टोटल कितने प्रश्न हो गए, 2। टोटल कितने हो गए, 2। मैंने इतना तो बता दिया कि प्रश्न कहां से आएगा, बोलो ना कहां से आएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहां से आएगा, कहां से आएगा, कितने आएंगे, प्रश्न कहां से आएगा, पर गुरुजी प्रश्न कैसा, इसके लिए तो आए हैं। तो देखो लाडलियो, प्रश्न 2 आ रहे हैं, पर बात ये ना गुरुजी कैसे आएंगे ये नहीं पता बस। तो पहला प्रश्न आपका आएगा, विद्वान प्रश्न देगा, नायकः शब्दे संधि अस्ति। नायकः शब्द में संधि है, क्लियर, कौन सी है, कौन सी है, अयाति शक्ति, कौन सी है, नहीं जल भिजवा दिए भाई साहब, जल। पावकः शब्द में संधि है, पावकः में कौन सी, एक किससे पढ़ा आपने, सूत्र से पढ़ा। पर मैं एक ही बात आपसे कह दूं, जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो तुम्हारे लिए 3 से 4 घंटे का टॉपिक है मात्र, कि जब हमें अधिकांशतः दूसरा वर्ण कौन सा दूसरा वर्ण य और वह दिखाई दे, कौन सा, आंख नीचे लेना, आयाद इस पर संधि करते, नायक पा नयनम सयनम, नायक पाव गायक चायक, कौन सी संधि हो गई, बोलो क्लियर हुई। दूसरा वर्ण होना चाहिए कौन सा, देखो क्या कहा था गुरुजी ने, बोलो क्या कहा था, कौन सा वर्ण, य और, देखो लाडलियो ये क्या है, कौन सा वर्ण है, दूसरा, कौन सा है, ये देखना, ये कौन सा, देखना 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 देखना। और संस्कृत जगत की कोई भी परीक्षा हो, अयादि से जब वार्तालाप विद्वान करेगा तो 3 उदाहरण बस उस पर, नायक, पावक और पवित्र। बोलो क्लियर है क्या, सेकंड गेट हो, थर्ड गेट हो, फर्स्ट गेट हो, चाहे कॉलेज लेक्चर, 3 उदाहरणों के अलावा कोई। क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, विद्वान संस्कृत में सबसे बड़ी कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है, सेकंड गेट की बात करूं क्यों जाती है मित्र, उसका कारण एक ही है, और जो सब्जेक्ट हैं उनका कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं। हमारा प्रमाणिक का अर्थ कि विद्वान उसका आश्रय लेके बनाए। हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है क्या, लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है बोलो, वरदराज आचार्य की जो कृति है लघु सिद्धांत कौमुदी। विद्वान जब प्रश्न पत्र बनाएगा तो उसके पास कौन सा ग्रंथ होगा, बोलो क्लियर है ना। आप सेकंड डेट में देखना 10 प्रश्न संधि के आते हैं, आपको सीधे के सीधे उदाहरण वहीं से मिले, बोलो मिलेंगे ना, तो निश्चित सीधे के सीधे उदाहरण आपको। उसका कारण एक ही है, क्योंकि विद्वान संस्कृत में लघु सिद्धांत का आश्रय लेकर के प्रश्न पत्र का निर्माण करता है और सुनिश्चित रूप से वो प्रश्न पत्र बनाता है तो उसके दिमाग और वहां कोई रिट लगने की भी अपेक्षा नहीं रहती है, क्योंकि वो तो प्रमाणिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, बात क्लियर है ना, प्रमाणिक ग्रंथ है तो आराम से प्रश्न पत्र बना देता है, इसलिए सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है और बच्चे उसको रट भी लेते हैं। अब रीट में क्या है कि रीट में फंडा क्या हो गया कि गद्य और, रीट में क्या हो गया फंडा, गद्य और पद्य। अच्छा मैं एक और बात बताऊं कि गद्य और पद्य नहीं आता तो मैं इतना दिमाग बस बच्चों से कह देता 150 प्रश्न मिल जाएंगे, उसमें से सुनिश्चित रूप से आपको 27-28 मिल जाए। क्लियर है ना बात। कारण यही रहा दोस्तों कि इसमें दिमाग हमें इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि गद्य से कोई भी प्रश्न बन सकता है, पद्य से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो बोलो क्लियर हुआ, जब हमें दूसरा वर्ण य और वह दिखाई देगा तो वहां कौन सी संधि होगी, रीट वाले विद्यार्थी के लिए काफी। क्लियर है ना बात। अब देखिएगा, अब परिचर्चा कर रहे थे
तो संधि का एक प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, क्या कि संधि शब्द देगा और विद्वान संधि का नाम पूछेगा। इसको मंच से दावा कर रहा हूं आपके लिए कि आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे फिर भी प्रश्न को हल कर सकते। बोलो क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न जो आएगा वो प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, विद्वान कहेगा परमार्थ या विद्यालय शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरु। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद करो या विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करो। कुल मिलाकर के जब हम पठन पाठन करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कहां से टुकड़ा करना पड़ता है। जहां एक शॉर्ट में ही आज आपको बता दूं, जहां संधि हो रही है, क्या हो रही है, संधि का अर्थ क्या हो रहा है, मेल मिलाप। क्लियर है ना बात। तो जहां संधि हो रही है वहीं से उसको क्या किया जाएगा, पदच्छेद किया जाएगा, मतलब तोड़ेंगे उसको। क्लियर है ना बात। तो जब हम मूलतः टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको समझा दूंगा। बस आपके दिमाग में एक क्लियर हो गई बातें कि संधि के कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों, बोलो ना सभी, बोलो क्लियर। एक संधि का नाम शब्दों में, मतलब संधि का नाम, दूसरा संधि विच्छेद। बोलो क्लियर। दो प्रश्न। अब देखिएगा अगला गद्य में एक प्रश्न किसका आएगा, बोलो किसका आएगा, और इधर भी पद्य में किसका आएगा, बोलो आता है क्या। संधि वो प्रत्यय के कितने प्रश्न आते हैं, क्लियर है ना, आपको दिमाग सेट है, बिल्कुल आते हैं। पहला प्रश्न क्या आएगा दोस्तों, विद्वान देगा क्या, विद्वान कहेगा, जैसे कि अच्छा सा प्रश्न बताता हूं आपको, पठितव्यः शब्दे प्रत्यय अस्ति या कर्तव्यः शब्दे प्रत्यय अस्ति। कर्तव्यः शब्द में प्रत्यय है, बता दिया। आराम से यदि तुम पढ़ा हुआ ढंग से की बात दिमाग में रख लें कि जब हमें शब्द के अंत में क्या दिखाई दे, तव्य तव्या तव्यम, तव्य तव्या तव्यम, शब्द के अंत में क्या दिखाई दे, तव्य तव्या तव्यम, तव्य तव्या, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तव्यत। कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो पठितव्य, कर्तव्यः कर्तव्या कर्तव्य, पठितव्यः पठितव्या पठितव्यम। जब पढ़ेंगे जब आराम से बता। और फिर विद्वान यदा कदा एक प्रत्यय में क्या करता है, कभी कभी विद्वान मूल धातु पूछ लेता है। बोलो क्लियर है ना, ऐसा आया हुआ प्रश्न है, क्लियर है ना। कभी कभी विद्वान, जैसे उसने कहा शब्द है आपका उक्त्वा, कौन सा शब्द है, उक्त्वा, ये दे दिया उक्त्वा, कौन सा है, उक्त्वा। राजस्थान की धरा पे 100 में से 90% विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, गलत। कैसा करेंगे, उक्त्वा शब्द में कौन सी धातु है बताइए, आप स्वयं ही देख लो। मैंने तो 90 कहा था और हेमंत जी ने पहले ही कह दिया कि अनुभव की जो बातें हैं, बात क्लियर हुई। मैंने 90 ही कहा है ना आपसे, बोलो ना एक बार भाई, मेरा आपसे कोई संवाद हुआ, मुझे भी बताओ कौन होशियार है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, क्लियर है ना। और आप 100 के 100 बाहर जा रहे हैं। बद धातु, बद नहीं, बच बोलना, वक्तव्य, क्लियर। आगे संवाद करेंगे, मैं बताऊंगा। ये ऐसे उदाहरण है, कुछ मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि जो आपको सीधे सीधे वहां मिल जाएंगे और विद्वान आपसे धातु पूछेगा। क्लियर है ना बात। तो प्रत्यय के कितने प्रश्न हुए बताओ आप, बोलो कितने हुए, कितने हुए, क्लियर हुई बात। एक मूलतः प्रत्यय से संबंधित और एक धातु से, यदि धातु का नहीं बनता तो वो प्रत्यय भी पूछ लेता है। क्लियर है ना बात। तो 2 प्रश्न आते हैं। अब एक प्रश्न तो अत्यधिक सरल आता है इसमें, एक कैसा आता है, एक अत्यधिक सरल आता है, और एक चाहे धातु से संबंधित हो या प्रत्यय से ही संबंधित हो, उसमें 50-50 रहता है, मतलब बहुत कम बच्चे उसको कर पाते हैं। तो क्लियर बात हुई। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है लाडलियो, गद्य में किसका आएगा, समास, और पद्य में किसका आएगा, बोलो किसका आएगा,
छंद के कितने प्रश्न आते हैं? एक। पर राजस्थान की धरा पर 100 में से 90% विद्यार्थी गलत जवाब। क्यों? क्योंकि छंद उन्होंने 10th तक भी नहीं पढ़ा। उनके लिए यह नहीं नया टॉपिक होता है। मैं मंच से दावा कर रहा हूं आपसे कि आप जिस पंडाल में यहां जो लोग बैठे होंगे वो 100 के 100 करें। आपको इस रूपकता में पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे गुरुजी हमने कभी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा। एक प्रश्न हम आंखों आंखों में हल कर सकते हैं, मुट्ठी में बंद होगा आपके दिमाग में पूरी व्यवस्था क्लियर हो। बोलो क्लियर। अब देखिएगा समास एक आता है, एक प्रश्न समास का आता है, गद्य और पद्य से पूछता है। समास का बहुत अच्छा प्रश्न आता है, मुश्किल में बात बताना चाहूंगा। समास में सबसे पहले तुम स्वयं कहोगे कि गुरुजी एक एक बात क्लियर है। सबसे पहले विद्वान कोशिश करता है तत्पुरुष समास से उदाहरण पूछने की। बोलो क्लियर है क्या? आज तक देख लेना 18 से 20 समास के उदाहरण आए हैं, तत्पुरुष के 14 से 15 उदाहरण है। बोलो क्लियर। तो सबसे पहले तत्पुरुष का पूछता है, पर क्यों पूछता है? क्यों? इसलिए पूछता है कि जो गद्य और पद्य होता है, आपको पता है तत्पुरुष का प्रयोग विभक्ति अर्थ में किया, और जो गद्य और पद्य बनते हैं वो विभक्तियों से मिलकर के तो बनते हैं। तो वहां विद्वान को आसान रूप में उदाहरण मिल जाता है। जैसे कि आप बात करें दुगु की करें या आप बहुव्रीहि की करें, जैसे बहुव्रीहि की बात करें तो इसके विशेष उदाहरण होते हैं और ये प्रत्येक जगह उदाहरण नहीं मिलते। बोलो के लिए इसके गिने चुने उदाहरण चंद्रशेखर, पीतांबरा, पुष्ट दिगंबरा, इसके लंबोदरा, गिने चुने उदाहरण है। तो इनका प्रयोग गद्य और पद्य में मुश्किल नहीं किया। बोलो क्लियर है ना। एक पहला तत्पुरुष पूछेगा, दूसरा यदि विद्वान पूछने की कोशिश करेगा तो फिर आता है कर्मधारय। कौन सा? राइट है ना? बोलो ना एक बार। आपने तैयारी कर रहे होंगे या की होगी तो आपका दिमाग क्लियर होगा। कर्मधारय, कर्मधारय क्यों आता है कि कर्मधारय इसलिए आता है कि विशेषण और विशेष्य, उपमान और, तो उपमान उपमेय तो कम बैठता है, विशेषण विशेष्य वाला मामला आ जाता है। बोलो क्लियर है ना? बोलो एक बार। क्योंकि वहां आपस में जब कोई संवाद कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था बैठ जाती है। दो बातें हुई। तीसरा, जब विद्वान पूछेगा तो अव्ययी भाव। कौन सा? और उसका गिना चुना उदाहरण है। अगली सेशन में आपके लिए रीट में आया था, मैंने कहा था बच्चों यथाशक्ति आएगा। जब अव्यय भाव आएगा, अव्ययी भाव, तो 3 से 5 उदाहरण फिक्स हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिनम या प्रत्येकम, प्रतिदिनम या प्रत्येकम, सप्तकंगम या द्वियुम्नम, इनमें से फिक्स है। बोलो क्लियर हुई बात। और जब फिर विद्वान आएगा फिर वो आएगा द्वंद्व पर। किस पर आएगा? क्योंकि द्वंद्व पर एक फिक्स उदाहरण है पितरऊ। तो जब क्या है, कोई संवाद होता है या कोई गद्य होता है, बालक हो, माता हो, पिता हो, तो ये माता पितरऊ शब्द आपको अधिकांश से मिल जाएगा। बात क्लियर है ना? बोलो ना एक बात। आपकी बात एक क्लियर हो गई हो। तो अब जैसे और नहीं हो तो कोई संवाद हो रहा है, राम लक्ष्मण मिल गया, लव कुशव मिल गया, क्योंकि संवाद में जब आ रही है बात तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। आप मुश्किल आप आराम से कर सकते हैं। तदुपरांत में यदि प्रश्न आएगा फिर द्विगु और अंतिम बहुव्रीहि से प्रश्न बनता है। तो बात जल की तो अब क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब इसके बाद में अगले बात हुई तो समास का हुआ। अब छंद, छंद का एक प्रश्न आता है। छंद का जो एक प्रश्न आता है, क्या आपका जो पद्य आएगा, पद्य से सीधा सीधा प्रश्न आएगा, इत्यस्मिन् पद्यांशे छंदः अस्ति। इस पद्यांश में छंद है। क्लियर? इस पद्यांश में छंद है। बस वो पद्य है तो पहला प्रश्न तो पद्य में से कौन सा हो गया? छंद का हो गया। क्लियर? तो इस पद्यांश में छंद है तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप आराम से आनंद में होकर के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जब मिलकर के हम पढ़ेंगे तो क्लियर हुआ। अब 3 प्रश्न हुए। अब जो अगला प्रश्न है यहां मित्रों आएगा किसका? धातु रूप। और यहां भी किसका आएगा? धातु रूप। क्योंकि आपको पता होना चाहिए धातु रूप लकार या क्रिया से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं। बोलो आते हैं क्या? 2 आते हैं। आपको मंच से दावा कर रहा हूं। मेरा प्रिय विद्यार्थी एक ही बात कहता है, क्या कि गुरुजी मैं कौन कौन से धातु रूप याद कर।
अब आपको पता है सेकंड गेट फर्स्ट गेट में 10 से 12 प्रश्न आते हैं धातु रूप से, तो वहां फिक्स है विद्यार्थियों के इन इन धातुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वही है ना, मैंने आपसे कहा गद्य और पद्य में तो मैं उससे एक ही बात कहता हूं, तुझे याद नहीं करने में वो तरीका बता दूंगा कि तू प्रश्न को हल कर सकता है। और बस मुझे विद्यार्थी भी यही कहता है कि मुझे वो तरीका आना चाहिए गुरुजी कि मेरा प्रश्न हल हो जाए बस। तो मैं आप कॉन्फिडेंस में रहें। धातु रूप से जो डर लगता है ना, आपको लगता है कि बोलो एक बार, आपको ही लगता ही होगा, सबको ही लगता है, तो मैं मन से दावा कर रहा हूं कि आपके 2 प्रश्न आएंगे वो सुनिश्चित रूप से सही हो जाएंगे, सुनिश्चित हो जाएंगे। पहला प्रश्न, यहां 3 से 4 रूपकता के प्रश्न आते हैं। कितने? 3 से 4 रूपकता बनती हैं। और प्रश्न कितने आते हैं? बोलो कितने आते हैं? 4 रूपकता। प्रश्न कितने? प्रश्न कितने? 2। पहला प्रश्न आएगा, शब्द देगा विद्वान, क्या देगा? शब्द देगा, पठेयुः शब्दे लकारः अस्ति। पठेयुः शब्दे लकारः अस्ति। पठेयुः शब्द में लकार है। आ गया। अब आपने ढंग से अध्ययन किया हुआ तो जवाब दे देंगे, नहीं किया हुआ तो नहीं देंगे। परंतु आप इस प्रश्न का जवाब मात्र 1 मिनट में देने वाले। कितनी मिनट में? कौन बताएगा कौन सा लकार है? नहीं पता। अब 1 मिनट में आप जवाब देने वाले। सीधे सीधी एक ही बात, लकार कितने होते हैं? बोलो कितने? जब बात आएगी तो लकार कितने होते हैं? 10। कितने? ऐसे प्रश्न आएगा, लकार कतविदम 10 विदम। परंतु आपके लिए जब बात आएगी तो लकार कितने प्रयोग किए जाते हैं? 5। बोलो कितने प्रयोग किए जाते हैं? 5। नंबर 1 है लट, दूसरा हुआ रट, तीसरा हुआ लोट, चौथा हुआ लंग और 5वां हुआ विधिले। कौन सा हुआ? बोलो क्लियर हुआ? अब देखिए दोस्तों, जब लकार हमें पूछने हैं, विद्वान ने कहा 1 मिनट का कहा है, मैंने 1 मिनट की बात तो कही है कि 1 मिनट में सही हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है कि बोलो ना एक बार। मतलब आप जब आए थे, बैठे थे, पहले थे, उससे आप बेहतर महसूस कर रहे हैं क्या? बोलो ना एक बार, महसूस कर रहे होंगे आप। अभी मैं पुनः कह रहा हूं, जब मैं पूरा पाठ्यक्रम आपको समझा दूंगा तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और आप कहेंगे सर आपने कहा था कि 15 नंबर तो बिल्कुल हमारे आ जाएंगे और हम मिलजुल करके मेहनत करेंगे तो 28-27 नंबर तो आएंगे, बाकी 30 आएंगे जो मेहनत करेगा। पर अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बोलो ना एक बार, आ रहा है ना? अब देखिएगा, अब 5 लकार हुए। 5 लकारों में सबसे पहले एक ही बात, जब आपको शब्द में क्या दिखाई दे, स्य, क्ष, तो कौन सा लकार होगा? लृट लकार। पठिष्यति, दृक्ष्यति, कौन सा हो गया? लृट लकार। जब आपको किसी भी शब्द पर का दिखाई नहीं देंगे, विसर्ग नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बोलो तो कौन सा लकार होगा? बोलो ना एक बार। लोट लकार। मैं बुलवाता हूं, कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्लियर। शब्द में प्रारंभ में क्या होगा? अ या आ। क्या होगा? लंगल। 2020-21 की रीट में प्रश्न आया हुआ है। जब आपको शब्द में बीच में क्या दिखाई देगा? ए या आई, कौन सा लकार होगा? कौन सा लकार होगा? और इन चारों के अलावा जो व्यवस्था दिखाई देगी तो वहां कौन सा लकार होगा? कौन सा लकार होगा? अब देखना कौन सा लकार है इसमें। अब देखो, सुनो, आप रुको। प्रश्न आया, पठेयु शब्दे लकारः अस्ति। ऑप्शन लोट, ऑप्शन लंग, ऑप्शन विधिलिंग, लाडले ऑप्शन लृट। बताइए कौन सा है? कौन सा है? बोलो ना एक बार, हाथ उठा के, कौन सा है? विधिलिंग। कौन कौन कह रहे हैं बताइए, बोलो एक बार। विधिलिंग नहीं है, बोलो विधिलिंग नहीं है। है क्या? कौन कौन कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस है तो है ना, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा। नहीं है, विद्यार्थी को ठोक ठोक करके है तो क्यों?
क्योंकि गुरुजी आप नहीं तो बताइए ए और आई हो नो। बोलो क्लियर। तो आप लोग क्यों नहीं बता रहे, फिर जो लोग शेष क्यों नहीं बता रहे? बात क्लियर है? माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट नहीं, यह होना चाहिए क्लियर। जब मैं पूर्ण मेहनत के साथ में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कहता हूं विद्यार्थी से, क्योंकि उसको रटाता नहीं। क्लियर, मैं तो ये कहूंगा नहीं है। क्लियर हुआ? गुरुजी 4 ऑप्शन है इसलिए नहीं है कि पहला है लोट, आपने बात लिख दी कि विसर्ग नहीं होंगे। इतना सरल कहां मिल सकता है? तो गुरुजी देखिए मोटे मोटे से विसर्ग है जी। तो अब बात आई गुरुजी क्या, लंग लकार। आपने गुरुजी कहा है कि अ और आ प्रारंभ में होना। गुरुजी प्रारंभ में अ नहीं है तो ए भी नहीं होगा। विधिलिंग लट लकार चौथा ऑप्शन हुआ लट। गुरुजी आपने कहा से अच्छा कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3 के अलावा जो शेष रहेगा वही होगा। और कौन सा है? विधिलिंग, क्योंकि ए और आई होना। क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? राधे और जिसके बिना हम आधे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हो गया होगा। अब देखिएगा एक शब्द है क्या, बताइए। वभाव शब्दे लकारः अस्ति। कौन सा है? लट लकार, क्योंकि विसर्ग नहीं होंगे तो लोट तो बाहर रहेगा। विसर्ग नहीं होंगे, लोट बाहर हो गया। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथ, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। तो बोलो क्लियर। तो लोट तो कहां हो गया? बाहर। लंग की बात आई अ और आ आगे है नहीं। लट की बात आई तो छ कहूं है नहीं। और विधिलिंग में ए और आई है नहीं, तो कौन सा होगा? बोलो हुआ क्या? बोलो क्लियर। लकार से संबंधित मामला सेट हुआ क्या? प्रश्न सही होगा क्या? अभी तो मोस्टली आपको पाठ्यक्रम ही समझा रहा हूं, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाए। तो पहली रूपकता का जो एक प्रश्न आता है वो प्रिय विद्यार्थी और लकार से संबंधित आता, एक बात हुई। अब जो दूसरा प्रश्न होगा, कौन सा? दूसरा, मैंने 4 रूपकता ही तो बताई है, तुम स्वयं कहेंगे गुरु जी सही कह रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है, जल ले लो। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है? एक लकार से दूसरे लकार में परिवर्तन करने का। बोलो आता है क्या? विद्वान कहता है पठती शब्द को विधिलिंग लकारे परिवर्तनम कुरु, ऐसे आता है। एक लकार से दूसरे लकार में परिवर्तन करने से संबंधित भी प्रश्न विद्वान पूछ लेता है। अब यहां आपको एक ही बात करनी है क्या, कि ज्यों का त्यों या जैसे का तैसा। पहला जो शब्द है वो जिस पुरुष वचन में होगा, ज्यों का त्यों, उस पुरुष वचन में वो लकार होना चाहिए। लोग क्लियर? जब पढ़ेंगे जब बता दें। तीसरा जो प्रश्न है, विद्वान कभी कभी पुरुष वचन से संबंधित प्रश्न भी कर लेता है, पूछ लेता है। जैसे पठंती शब्दस्य पुरुष वचनम अस्ति, या भवंती शब्दस्य पुरुष वचनम अस्ति, इस तरह पूछ लेता है, या संति। अब देखिएगा चौथा जो प्रश्न है वो कभी कभी विद्वान मूल धातु से संबंधित कर लेता है। किससे? जैसे विद्वान प्रश्न करेगा क्या, पिबती शब्दे, पिबती, पिबतः, पिबंती, और घर में घुस गई बसंती। इस तरह रूप याद किए जाते हैं। पिबती, पिबता, पिबंती, बसती, बसता, बसंती, गच्छति, गच्छता, चलती, चलता, हसती। क्लियर? तो कभी कभी विद्वान ने प्रश्न किया कि पिबती शब्द मूल धातु अस्ति, और राजस्थान की धरा पर 100 में से 80 विद्यार्थी जानबूझ करके गलत करें। बताओ कौन सी धातु है? रे राम, इसको भी नहीं पता। लटलकारनी में धातु पूछ रहा हूं। पिबती शब्द मूल धातु अस्ति, आप में से पहले ऑप्शन में होगा पिब, दूसरे में होगा पी,
तीसरे में होगा प और चौथे में होगा पा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से अधिकांश से 90% जवाब देंगे कौन सा? पिब। कौन सा देंगे? कौन सा देंगे? पिब। जो कि पिब नहीं है, मूल धातु होती है पा। बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, बहुत मिलेगा सुनिश्चित रूप से। बोलो क्लियर हुई? आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा, यहां से ऐसे आएगा। जब पेपर में आप बैठोगे, गुरुजी क्लियर बात करें, पहले वाले पेपरों को देखना आज जाकर के, आपको उसी रूपकता के प्रश्न मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो लकार से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे? बोलो एक बार। कितने आएंगे? 4, सॉरी 2। कितने आएंगे? कितने आएंगे? रूपकता कितनी? 4। रूपकता कितनी? पहला शब्द में लकार, दूसरा एक लकार से दूसरे लकार में परिवर्तन, तीसरा पुरुष वचन से संबंधित, चौथा मूल धातु से संबंधित। मूल धातु से संबंधित। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिएगा दोनों तरफ कितने कितने प्रश्न हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब लाडले हो, पांचवा जो प्रश्न है वो किसका आएगा? शब्द रूप। किसका आएगा? बोलो। शब्द रूप या विभक्ति। शब्द रूप या विभक्ति के कितने प्रश्न आते हैं? 1। कितना आता है? बोलो। 1 ही आता है। आपको डर इसमें भी बहुत लगता है। लगता है क्या? गुरुजी काफी शब्द रूप याद कर लेते हैं, फिर भी मेरा प्रश्न गलत हो जाता है। मन से दावा कर रहा हूं, अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 बार भ्याम व्याम, 2 बार भ्यस व्यस, नाम नाम आम और सु सु छु। शब्द रूप पूरे। राधे कि 3 बार व्याम व्याम, 3 बार, 2 बार भ्यस व्यस, नाम नाम आम और सु सु छु। सु सु छु। क्लियर? जब हमें शब्दों के अंत में इस तरह की व्यवस्था दिखाई देगी, शब्द रूप से संबंधित आपका एक प्रश्न सही हो जाए। बोलो क्लियर हुआ? तो गुरुजी कुछ तो ये कह रहे हो, जब बोलो ये मंत्र है का है? ये मंत्र ही है, ये सुप प्रत्यय हैं। क्या? मैंने अभी आपसे कहा कि 3 बार भ्याम व्याम, जब शब्द के अंत में भ्याम व्याम दिखाई देगा, वह तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन हो जाए। फिर जब शब्द के अंत में नाम नाम आम होगा, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। रामाणाम, हरिणाम, गुरुणाम, सर्वेशाम, केशाम, तेसाम, एसाम। किस किस को याद करोगे आप? षष्ठी बहुवचन। सु सु छु सप्तमी बहुवचन। रामेषु, सर्वेषु, तेषु, केषु, एषु। आजा प्रश्न ही तो आएगा। और एक प्रश्न आता है आपके लिए गुरुजी, प्रश्न आएगा रामेषु शब्द विभक्ति 80। और रामेषु आते ही मेरा लाडला गुरुजी ने एक ही बात कही थी, सु सु छु। सब ठोक दो। क्लियर हुआ? बोलो ना एक बार। शब्द रूप का प्रश्न सही होगा क्या? बोलो होगा क्या? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है ना? अब लग रहा है कुछ हो जाएगा। पहले तो सिलेक्शन होगा, उसके बाद में कुछ होगा, जो होगा तो उसके बाद में दूसरा सिलेक्शन हो जाएगा आपका। पहले मूल सिलेक्शन की ध्यान करो। क्लियर है ना बात? तो शब्द रूप से संबंधित एक प्रश्न सही होगा। तदुपरांत में अब लेवल 2 में अलंकार विद्वान पूछ लेता है यदा कदा, नहीं तो फिर क्या पूछेगा? संख्या ज्ञान। क्या पूछेगा? या समय ज्ञान, या समय ज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा। और ये मित्रों तुम्हारे, मैं सच बताऊं, ये दोनों प्रश्न आते हैं, संख्या मतलब घटिका और समय। ये तुम्हारे देसी भाषा की बात कहूं कि ये 2 प्रश्न तो तुम्हारे फोकट के, इनमें कुछ तो दिमाग नहीं लगाना। केवल 4 चीज, घटिका माने घड़ी और बादनम माने बजे। बादनम माने बजे और घटिका माने घड़ी। सपाद माने सवा, तो साध माने साढ़े, और पादन माने पौन। ये पूछता है 4.25 को क्या कहते हैं? कि सपाद चतुर्थ बादनम, 6.5 को सार्ध सट बादनम, 8:45 को पादुन नव बादन। छुट्टी। कुल मिला के जब चर्चा करेंगे। और घड़ी की बात आई,
संख्या की बात आई तो संख्या आपको रटनी नहीं, मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता दूंगा। बनाने का फॉर्मूला क्या, क्योंकि रटेंगे तो रटाया हुआ मामला गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा के समय राहु केतु की दिशा तुम पर। सच नहीं है कि बात बताओ ना एक बार। उस समय माइंड तो झंझावत अवस्था में होता है, तूफान संघर्ष की अवस्था में, तूफान और संघर्ष की अवस्था में होता है। और तुम कहें कि हम उस समय वो कर लें क्या, पहले चाय पिलवा देते सर, तो आप उसको कहें तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमें तो सुनिश्चित रूप से तूफान और संघर्ष के समय बड़ी शीलता। क्लियर है ना बात? अब देखिएगा, क्लियर हुई बात? बोलो ना एक बार। अब आपको पता चल गया कि गद्य से कितने प्रश्न आएंगे, 5। गद्य से कितने, कहां से, पद्य से कितने, 5, कहां से। अब आपको मैं समझ रहा हूं कि प्रश्न कहां से आएगा, कैसा आएगा, यहां तक क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया? जिन टॉपिक्स में आपको धातु रूप में मतलब बड़ा दिक्कत थी वो क्लियर हुई क्या? शब्द रूप में क्लियर हुई? संधि के कितने प्रश्न बोलो? संधि के कितने प्रश्न? एक तो संधि का नाम और दूसरा संधि विच्छेद। क्लियर? प्रत्यय के कितने? प्रत्यय के कितने? एक प्रत्यय से संबंधित नाम और एक धातु से संबंधित। तीसरा समास के कितने? एक। समास का कितना? सबसे पहले मोस्टली तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। राइट? और छंद के कितने प्रश्न? क्लियर हुआ? वो किससे पूछा जाएगा? पद्य से। ये आना चाहिए किसको, किसी को पता हो गद्य में भी छंद होता है? नहीं होता छंद। छंद किसमें होता है बताएगा आपको? हाँ, एक और बात बता देता हूं। जिस प्रकार नारी बिना आभूषणों की शोभा या मान दिखाई नहीं देती, नारी आज की व्यवस्था तो अलग है, पता ही नहीं चलता है कि नारी है कि काय भगवान मालिक। कष्टमयी विषय, सच बता रहा हूं मित्र, बड़ी वेदना है। कई बार मैं संस्कृत का आदमी हूं, शास्त्रीय आदमी हूं, कई बार तो मैं कहता हूं, हे पृथ्वी, कोरोना आयो जैसे एरिया के एरिया चले जाए। गए, ठीक है, गए भैया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सच बताऊं, सुनिश्चित रूप से आजकल जो बदलाव है वो इतना बदलाव हो गया है, वो चरमोत्कर्ष है। गुरु जी, ठाकुर साहब, पृथ्वी कष्ट को सहन नहीं कर पा रही है। सुनिश्चित मैं इसका दावा करना। और कोरोना कोई बीमारी नहीं थी। कोरोना भी आया था, इसमें ये बताया प्रभु ने कि मैं ही सर्वज्ञ हूं, तू सर्वज्ञ नहीं। जो मालिक है ना, टाटा बिल्ला बनते के मेरी फैक्ट्री में और सब कचू बनते कह दी, तू नाने वो पहचान। राइट? कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने तो पूरे कोरोना में काम किया भाई साहब, कलेक्ट्रेट में पूरे थक गए। हमारे तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? सुबह गोविंद जय जय, हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, जाते तब भाई बजते और आते तब। पत्ते घर बैठे रहे, संकट में भी दुराचारी भी नहीं गो। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, आजकल तो भगवान ही मालिक है। और मैं पुनः एक और बात कहना चाहूंगा, ठाकुर साहब, आज आप मेरी बात सुनना, आप और हमको पुनः वही दिन याद करनी पड़ेगी। आज हम और इतने व्यस्ततम इस चल दूरवाणी में हो गए हैं। घर वाली बगल में है, वो अपने मोबाइल में व्यस्त है, हम अपने मोबाइल। पापा मम्मी बैठी हैं, तब भी बच्चा बच्ची, क्योंकि जिनकी बिजनेस है वो बहुत तगड़ी है। बड़ा संकट का विषय। और सच बता रहा हूं मैं तो, हे ठाकुर जी, कि ये मोबाइल बंद है जाए द्वारा तो बड़ा आनंद आए। अब भोजन में बब्बर चले गए, बफर बब्बर है, वो बफर नहीं है। बड़े पहले बैठ करके सात्विक रूप में, आइए ठाकुर साहब स्वागत है आपका, आइए बेटी स्वागत है। हम लोग जाते गुरुजी आए ना, तो गुरुजी मिल रहे को आयो, कैसे आयो, कब आयो, ऐसी यार। तो इसलिए आप लोग तो सुनिश्चितता भी उसी पर टिके रहे, अच्छे रहेंगे मित्रों। क्योंकि संस्कारों को भूलेंगे, संस्कृति को भूलेंगे तो सुनिश्चित हमको कष्ट सहन करने पड़ेंगे। ये आप दावा मान लेना। आज गुरुजी बात कह के गए। और जो आज भी संस्कारों से युक्त है, संस्कृति से युक्त है, वो आज भी आनंद में, आज भी आनंद में, और मन को बड़े आनंद में रखना चाहिए। वो तो बोलो बात क्लियर हुई। तो जिस प्रकार नारी बिना आभूषणों की शोभा या मान दिखाई नहीं देती, ये बात मैंने नहीं लिखी, ताड़पत्र पर लिखी हुई है पहले। और आज कहां आभूषण, पता ही ना पड़ रहा। आभूषण तो दद्दा है, फैशन शो।
जिस प्रकार नारी बिना आभूषणों के शोभायमान दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार पद्य या वेद भी छंद के बिना शोभायमान दिखाई। क्लियर ना? पंक्ति जब बोलेंगे तो पद्य अलग गूंजेगा, गूंजेगा ना, क्योंकि आपको कहा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये उक्ति है 2017 की रीट में पहली काव्य ये उक्ति थी, आई थी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीवाने क्या होता है? बुद्धि। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में बीत जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्ख लोगों का समय व्यसन माने बुरी आदत, या निद्रा माने नींद लेने में, या चलते थे लड़ाई करने में बीत जाता है। कलहन माने एक दूसरे से झगड़ा करने में बीत जाता है। तो हमें सज्जनों की संगति लेनी चाहिए, जितना हो हमें दुर्जनों से बचना चाहिए। बोलो क्लियर हुई? तो मैं समझ रहा हूं एक एक बात क्लियर हो गई होगी आपकी। बोलो एक बार हाथ उठा के बताएं क्लियर, हाथ उठाएं एक बार, क्लियर हुआ? अब देखिएगा तीसरी जो यूनिट है मित्रों, मन से दावा कर रहा हूं, तीसरी जो यूनिट है बहुत खतरनाक, और राजस्थान की धरा पे 100 में से 80% विद्यार्थी तीसरी यूनिट का जवाब नहीं दे पाते। ऐसा क्यों? तीसरी यूनिट में ऐसा क्या आपके सामने आएगा, तुम कहेंगे गुरुजी सही बात कहते हो आप। तीसरी यूनिट है ना, उसके जो 5 प्रश्न है सर वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु लाडला पांचों के जवाब, और मंच से दावा कर रहा हूं जिसने 5 का जवाब दिया है उसका सिलेक्शन ही हुआ है, क्योंकि नंबर तो बटोरने। अब तीसरी यूनिट कौन सी है तुम स्वयं कहेंगे। तीसरी यूनिट लाडले हो, तृतीय जो यूनिट है वो है क्या? नंबर 1 आपका जो टॉपिक है कौन सा? वर्ण विचार। नंबर 2 बोलो क्या है? तो पता ही नहीं आपको, ये गंभीर बात है, आपको कुछ पता ही नहीं। वर्ण विचार प्यारे विद्यार्थियों क्या है? क्या बोलो है क्या? अशुद्धि संशोधन बोलो, प्रश्न आता है क्या? और सबसे बड़ा आता है क्या? उसके बाद बोलो क्लियर। 5वीं यूनिट खतरनाक है क्या? मैंने आपसे जो बात कही है वो क्लियर है क्या? इन 5 यूनिट्स के जो 5 प्रश्न होते हैं उनका यदि विद्वान जवाब दे देगा उसके सिलेक्शन को कोई रोक। बात क्लियर है क्या? सत्यता आपके मन में आ गई होगी। क्यों मित्रों? देखिएगा वर्ण विचार से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं आपके लिए? वर्ण विचार से संबंधित प्रश्न आते हैं 2, क्लियर, और 2 से 3 भी हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं तो एक ही बात कहता हूं आपसे भी और पढ़ाने वाले से भी, कि यदि आपने वर्ण विचार वाला टॉपिक विद्यार्थी को ढंग से करवा दिया ना, ढंग से, तो सुनिश्चित रूप से आगे उसे टॉपिकों में कोई तकलीफ, उसको आधारभूत टॉपिक कहा जाता है, क्योंकि वर्ण ही तो सब कुछ है, वही व्यवस्था तो वहीं से चालू हो रही। तो वर्ण विचार हुआ। अब इसमें भी क्या हुआ, अभी जो कुछ समय पूर्व पाठ्यक्रम चेंज हुआ था, आपका जो जुलाई 22 में जो रीट हुआ उससे पहले पाठ्यक्रम चेंज हुआ, तो उस समय 2 शब्द और जोड़ दिए गए विद्वान ने इसमें वर्ण विचार के लिए फिक्स। पहले इसमें केवल एक ही बात थी, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान, बोलो यही था क्या? उसके बाद में भी पाठ्यक्रम चेंज हुआ तो विद्वान एक शब्द जोड़ दिया गया, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। बोलो जोड़ा क्या? क्लियर है ना बात? तो मैं पहले भी इनको कराता था, और क्योंकि माहेश्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं, पर अब इन्होंने एक और बात दिमाग में तकलीफ रख दी,
पहले तो सामान्यतः स्वर और व्यंजन से संबंधित माहेश्वर सूत्र से प्रश्न आते थे, अब माहेश्वर पर ही फोकस कर दिया तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा आपका क्या, अब मैं वर्ण विचार में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कुछ समय बाद, सबसे पहले हम इसमें माहेश्वर सूत्र, संस्कृत के विषय में परिचर्चा, तदुपरांत में वर्ण के उच्चारण स्थान, उसके बाद में प्रयत्न, उसके बाद में प्रत्याहार से संबंधित वार्तालाप करें। तो 2 प्रश्न आते हैं, उसमें एक प्रश्न तो फिक्स है, कौन सा, अंतस्तः वर्णानाम क्रमः का, बोलो आता है क्या, फिक्स है। तो अंतस्थ वर्ण का क्रम क्या होता है। उच्चारण स्थान में जब प्रश्न आएंगे तो 2 रूपकता के प्रश्न आते हैं, या तो विद्वान वर्ण का उच्चारण स्थान पूछेगा या इचु स्थानम डॉट 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 रिक्त स्थान से पूर्तिम कुरु, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बोलो क्लियर। अब देखिएगा, अब क्या है अनुवाद। मुझे बताइए अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद बताइए, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद क्या है बताइए। अनुवाद किसे कहते हैं बताइए, बताइए ना अनुवाद किसे कहते हैं, बताओ ना, पीछे से गुड़िया बताओ अनुवाद किसे कहते हैं। कि एकस्याम भाषायाम अविभक्त विचाराणाम, एकस्याम भाषायाम अविभक्त विचाराणाम अन्यस्याम भाषायाम यथावत कथ्यते। एक भाषा में अविभक्त विचारों को ज्यों का जैसे का, ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा दूसरी भाषा में कह देना ही अनुवाद कहलाता। बोलो क्लियर। एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को ज्यों का त्यों या जैसे का तैसा दूसरी भाषा में कह देना अनुवाद कहलाता। और बहुत ही जाना माना उदाहरण है, रीट हो, सेकंड गेट हो, फर्स्ट गेट हो, वो जरूर जरूर आएगा। कौन सा, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, आता है क्या, हिमालय से गंगा, हिमालय से गंगा आता है क्या। बोलो ये प्रश्न कैसे आते हैं, वृक्ष से पत्ता, वृक्ष से पत्ता कह रहे होंगे गुरुजी, वही सटीक उदाहरण बता रहे हैं, तो निश्चित आते। तो इनकी परिचर्चा करें। अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न आता है। विद्वान कभी कभी, जैसे बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, परंतु विद्वान तृतीया करके उसको शुद्ध करवाता है, इस तरह प्रश्न आ जाता है। क्लियर है ना बात। भय के योग में पंचमी होती है, कभी कभी तृतीया कर देता है या द्वितीय कर देता है, तो इस तरह वो शुद्ध करवाता है। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। और अगला क्या है, ये तो जाना माना ही आपको पता है, राजस्थान में 100 में से 90 बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है बाच्य होता क्या है। क्लियर है ना बात। बताइए बाच्य किसे कहते हैं, बाच्य क्या है बताओ, बताइए ना यार, कुछ तो बताइए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। किसी की रो के गुजरी है, किसी की हंस के गुजरी है, वही क्या है, वाच्य। तो किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता। कितने प्रकार के, 3, कर्त्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म में मध्यस्थता और भाव में आमना और सामना। क्लियर हुआ। और प्रिय विद्यार्थियों क्या है, ये तो राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी इसके बारे तो डरता है। शक्ति की बात एक ही है कि अपने विचारों को वाणी अच्छा और उक्ति वाणी कथन या विचार, अपने विचारों को अच्छे रूप में प्रकट करना और अच्छे भावों में व्यक्त करना है, वो क्या कहलाती है, शुक्ति। इसमें प्रिय विद्यार्थियों विद्वान क्या करता है कि 6 से 10वीं तक के जो आपके श्लोक हैं, पद्य हैं,
उनमें से वो उठा लेता है और रिक्त स्थान की पूर्ति करवाता है। तो मोस्टली मैं आपको 6 से 10वीं तक मोस्टली जो सुक्ति में लिखाता हूं और आपको अंडरलाइन भी कराऊंगा कि यहां से पूछ सकता है। जैसे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये आती हुई बिल्कुल आती। अहिंसा परमो धर्म आती। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। बात क्लियर हुई? तो इसी रूपकता में शुक्तियां पूछी तो आपको आराम से कर सकते हैं। तो बोलो क्लियर हुआ? तो आराम से यहां एक प्रश्न क्या है, अनुवाद का, अशुद्धि संशोधन का, वाच्य का और शुक्ति का। 1 2 3 4 और 2 6। तो यहां से जो वर्ण विचार का प्रश्न है वो आधारभूत प्रश्न की तरफ चला। बोलो क्लियर? क्योंकि शुक्ति भी आती है, वाच्य भी आता है, अशुद्धि संशोधन भी है, अनुवाद भी आता है। तो बोलो क्लियर हुआ? तो कितने प्रश्न हो गए आपके? 15 की बात क्लियर हुई क्या? बोलो एक बार। तो व्याकरण से संबंधित को ले लो। हाँ, व्याकरण से संबंधित जो वो है वो क्लियर हुआ क्या? बोलो एक बार क्लियर हुआ? मन अब आपका हल्का हुआ क्या एकदम? मतलब मन में भाव हुए कि अब गुरुजी ने एक उक्ति कही थी कि प्रश्न कहां से आएगा और प्रश्न कैसा, प्रश्न यहां से, प्रश्न ऐसा कहां से आएगा, कैसा आएगा, ऐसा। मुझे कैसे करना है? ऐसे।